जब भी लोग सीरियल किलर के बारे में सुनते हैं तो उनको लगता होगा कि सीरियल किलर आखिर कैसा दिखता होगा, लेकिन सीरियल किलर बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखता है। बस वह एक एक करके लोगों को मारता चला जाता है। आज की जो कहानी है वह भी ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जो इस भारत देश के अंदर दूसरे नंबर पर सीरियल किलर का तमगा जिसको हासिल हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा कत्ल करने वाले सीरियल किलर दर्जी की डरा देने वाली कहानी। दोस्तों, रहम खाकर वह लोगों का करता था कत्ल। आखिर क्या था इस घटना के पीछे का राज? पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह घटना घटित होती है और सन 2010 से इसका प्रारंभ होता है। 2010 में अचानक नदी और नालों से लाशें निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। कहीं कोई लाश किसी नदी में, कहीं कोई लाश किसी नाले में, इसी तरह से लाशें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब उनको देखा जाता है तो उनके शरीर पर कोई भी निशान नहीं होता है और लगता है कि इनको शायद जहर देकर मारा गया होगा। इसी तरह से मामला चलता रहता है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब 2010 के बाद 2011 आ जाता है और अब 2011 में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मुंबई में भी ये लाशें मिलने लगती हैं नदी और नालों के अंदर। दोस्तों, 7-8 साल तक ये लाशें इसी तरह से मिलती रहती हैं और 7-8 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस थाना इन लाशों को एक करके जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। सभी को लगता था कि कहीं अलग अलग कत्ल हुए हैं। अब जब 7-8 साल गुजर जाते हैं तो 2018 आ जाता है और 2018 में एक लाश मिलती है भोपाल में। दोस्तों, यहाँ पर वह लाश होती है रायसेन नाम के एक व्यक्ति की। रायसेन नाम का जो व्यक्ति होता है वह ट्रक ड्राइवर होता है। उसकी लाश पुलिस को मिलती है और फिर यहाँ पर क्या होता है, पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाते हैं और पुलिस वाले उसके घर पर पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो घर वाले बस एक ही बात बताते हैं कि कोई जयकरण था और जयकरण के साथ रायसेन की बहुत बड़ी डील होने वाली थी। और जो रायसेन होता है वह फ़ोन करके कह रहा था अपने घर वालों से कि अब मम्मी पापा, अब हमारी कंगाली जो है वह दूर हो जाएगी, गरीबी से हम निजात पा जाएंगे, क्योंकि मैंने जयकरण के साथ एक बहुत बड़ी डील तय कर ली है। अब पुलिस उस जयकरण का पता लगाती है और उस जयकरण को उठा लिया जाता है। उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह कहता है कि मेरी गैंग में बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वह पूछा जाता है उससे कि आखिर तुम्हारी गैंग में काम क्या होता है। तो जयकरण बताता है कि हम लोग होटल पर खाना खाते हैं तो और वहीं पर ट्रक रोका करते हैं, तो हम ड्राइवर के पास बैठकर खाना खाने लगते हैं और वहाँ से जानकारी लेने के बाद अगर कोई ड्राइवर दुखी होता है तो फिर हम उससे बातचीत करते हैं और दोस्ती करके उसको एक बड़ी डील का ऑफ़र देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर ड्राइवर जब उनकी बातों में आ जाया करता है तो ड्राइवर जब गाड़ी लेकर चलता है तो उसको घेर लिया जाता है 8-9 लोगों के द्वारा और फिर उस गाड़ी को लूट करके ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया जाता है और गाड़ी को बेच दिया जाता है 1.5-2 लाख रुपए में। इसी तरह से उनका काम चल रहा होता है। अब यहाँ पर पुलिस और पता लगाने की कोशिश करती है तो वह कहते हैं कि अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारा बॉस है जिसका नाम है आदेश कामरा, उससे पूछताछ कर लीजिए। तो यहाँ पर पुलिस आदेश कामरा के घर पर जाती है और फिर वहाँ पर उसका बेटा मिलता है। बेटा जो कि सरकारी कर्मचारी होता है। बेटे से पूछा जाता है उसके पिता आदेश कामरान के बारे में, तो बेटा कहता है कि पापा तो कहीं बाहर हैं, यहाँ पर नहीं हैं। और फिर बेटे के सामने कहा जाता है कि तुम्हारा पापा किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेटा कहता है नहीं सर, मेरा पापा तो एक दर्जी है और बड़ा ही सीधा साधा है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस आस पड़ोस में भी पता लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि वह तो सीधा साधा आदमी है और एक दर्जी है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस को अब शक होता है कि कहीं वह 9 लोग किसी सीधे साधे व्यक्ति को फंसा तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस उन 9 लोगों से फिर दोबारा से जाकर पूछताछ करती है तो वह 9 लोग कहते हैं कि साहब आपको गलतफहमी है, आप आदेश कामरान को पकड़िए तो सही, एक बार उसको पूछिए तो सही। यहाँ पर पुलिस उसके घर पर भी निगाह रखी हुई थी।
यहाँ पर पुलिस आदेश कामरा के घर पर भी निगाह रखे हुए थी। वह 3-4 दिन से घर पर आया नहीं था, तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और पुलिस को पता चलता है कि वह सुल्तानपुर के जंगलों में छुपा हुआ है। अब भोपाल पुलिस सुल्तानपुर पुलिस थाने में फ़ोन करती है और सारी घटना बताती है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सुल्तानपुर पुलिस थाने की पुलिस उस जंगल में जाकर उसको धर दबोचती है। और जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ये 3-4 कत्ल किए हैं, क्योंकि 3-4 ट्रक ड्राइवरों के कत्ल हुए थे लगातार, तो अब उनके बारे में पूछताछ यहाँ पे शुरू कर दी जाती है। 3-4 कत्लों का ही पुलिस को उसके ऊपर अंदेशा था कि इसने अपनी गैंग के साथ मिलकर 3-4 लोगों को मार दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो 9 लोग मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमने 3-4 ट्रकों को लूटा है और 3-4 वारदातें की थी। लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि आदेश कामरान बड़ा ऊंचा खिलाड़ी है। अब यहाँ पर आदेश कामरान पकड़ में तो आ जाता है। उसके बाद वह कहता है कि तुम्हें क्या पता, मैंने 3-4 मारे हैं, तो मुझे तंबाकू दो। तो उसको कुबेर वगैरह तंबाकू दिया जाता है। उस तंबाकू को वह मुंह में लगा करके और पैर पर पैर रखकर ऐसे बैठ जाता है जैसे कितना बड़ा शहंशाह हो। और फिर उसके बाद कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने कितने कत्ल किए हैं। वह पुलिस के सामने कहता है कि मैंने तकरीबन 30 लोगों का कत्ल किया है। और 300 लोगों की वह बारी बारी से कहानी बताता है, किसी ने क्या कपड़े पहने हुए थे और किसी ने क्या किया हुआ था। ये सारी कहानी वह यहाँ पर बताता है पुलिस के सामने। अब दोस्तों यहाँ पर वह यह भी बताता है कि वह 30 के 30 लोग सारे के सारे कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई ट्रक का कंडक्टर था, यानी कि ट्रक से जुड़े हुए ही लोग थे। यहाँ पर पुलिस पूछती है कि तुमने इनको क्यों मारा। तो वह कहता है कि मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मैं जिसको तकलीफ़ में देखता था मैं उसको जान से मार दिया करता था। और वह कहता है कि ट्रक ड्राइवरों के बराबर तकलीफ़ में कोई नहीं होता है मेरी नज़र में। घर से दूर पड़े रहते हैं, 20,000 रुपये की भी औकात नहीं होती है, मन चाहे जिस जंगल में रुक करके उनको खाना खाना पड़ता है धरती में बैठ करके, बहुत दुखी होते हैं बेचारे। इसलिए मैंने ट्रक ड्राइवरों को रास्ते से हटाने का यहाँ पर प्लान बना लिया था। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। तो वह फिर अपनी बचपन की कहानी बताता है। वह बताता है कि उसके पिता जो कि नायब सूबेदार थे, वह उसे प्यार नहीं करते थे और वह उसे सुबह टाइम पर उठाना, जगाना, वर्जिश करवाना, इस तरह का एक स्ट्रिक्ट माहौल था उसके घर में। तो उसको अपने पिता से डर लगा करता था। जब वह बड़ा हो जाता है तो उसको सपने आते हैं किसी को मारने काटने के। तो वह कहता है कि भगवान की यही मर्जी है कि इस संसार में से दुखी लोगों को मुझे निपटाना है, इसलिए वह लोगों को मारा करता था। और उसके बाद वह एक और खुलासा करता है। वह कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ साहब, मेरा जो चाचा है ना अशोक कामरा, उसने तो तकरीबन 100 लोगों को मार डाला अब तक। तो पुलिस पता लगाती है तो अशोक कामरान के ऊपर भी केस चले हुए थे और वह ट्रेनों में जाता और लोगों को जब खाना खिलाता है तो उसमें जहर मिला दिया करता और फिर लोग मर जाते तो उनके जेब वगैरह से पैसे वगैरह निकाल कर वहाँ से फ़रार हो जाया करता था। वह इस तरह से लोगों को मारा करता था। अब यहाँ पर पूरी कहानी डिटेल से और सुनती है पुलिस की, तुमने पहला कत्ल कब किया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर आदेश कामरा कहता है कि मैंने पहला कत्ल 2007 में किया था। उसका पहला कत्ल था, ट्रक ड्राइवर के पास मैं बैठता हूँ और उसको मैं अपनी बातों में फंसाता हूँ, फिर उसका कत्ल कर देता हूँ। मुझे लगता है वह बहुत दुखी है। लेकिन वहाँ पर ट्रक ड्राइवर का जो कंडक्टर होता है वह उतर कर भाग जाता है। उसने मुझे देख लिया था, लेकिन मैंने ट्रक ड्राइवर को मार करके एक नदी में फेंक दिया था। उसके बाद 2010 में वह लूटपाट के मामले में पकड़ा जाता है। उसको 1.5 साल की जेल हो जाती है और जेल में जब वह रहता है तो एकदम से जो कंडक्टर था उस पहले ट्रक ड्राइवर का जिसका उसने कत्ल किया था वह उसकी नज़र पड़ जाता है। तो जैसे जेल से निकलता है तो उसको लगता है कि यह उसके बारे में बता देगा कि इसने कत्ल किया है, तो उस कंडक्टर को भी जान से मार देता है और नाले में फेंक देता है। उसके बाद दोस्तों उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। और फिर एक दिन वह जेल में बैठा हुआ था तो सोच रहा था कुछ बैठा हुआ, पुलिस वाले को बुलाता है और कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई। पुलिस वाला कहता है क्या गलती हो गई। वह सर्व को खुजाते हुए कहता है कि मैंने 30 नहीं, मैंने 33 कत्ल किए हैं। तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि यह खुद अपने कत्लों को गिनवा रहा है और कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों उसको सज़ा हो जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो यह थी भारत देश के दूसरे नंबर के सीरियल किलर की कहानी, जिसने 33 लोगों को मौत के घाट उतारा था, जो जेल में है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे सीरियल किलर के बारे में। इस दर्जी ने बिल्कुल ही हद से पार हो गया था। इसको लगता था कि ट्रक ड्राइवर बड़े दुखी होते हैं, इनको रास्ते से हटाना होगा जिससे कि वह इस दुख से मुक्ति मिल जाए उन लोगों को। तो इस तरह से इसने तकरीबन 33 कत्ल कर डाले थे
और इसका एक चाचा था, वह 100 कत्लों पर पहुंच चुका था। वह रेल में लोगों को खाना खिलाता और उस खाने में जहर मिला दिया करता था। उसके बाद वह वहाँ से लूटपाट करके भाग जाया करता था। तो इस तरह की कहानी थी इस सीरियल किलर की। तो आप क्या कहना चाहोगे इस सीरियल किलर के बारे में? और दोस्तों, ज़्यादातर लोग सीरियल किलर कब बनते हैं? या तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं तब बनते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब भी लोग सीरियल किलर बन जाया करते हैं, या फिर किसी के ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है सरकार का, समाज का या रिश्ते नातों का, तो भी इंसान सीरियल किलर के जैसी सोच बनाने लगता है। तो यहाँ पर कभी भी ऐसे वैसे रास्तों पर ना चलें, अंत बहुत बुरा होता है। सरकार और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं भी आपको छोड़ने वाली नहीं है अगर कोई भी इंसान ऐसा कृत्य करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।